नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप ने आखिर वृद्धाश्रम में क्या देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किशन लाल जी अपने कमरे में बैठे अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक देखे जा रहे थे। आज वो बहुत उदास थे। उनके मन में कुछ अलग तरह के विचार आ रहे थे। किशन लाल जी अपने इलाके के रईस विधायकों में से एक थे। वह बहुत ही संपन्न और इज्जतदार व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे थे। कुछ समय पहले उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। ठंड का मौसम था। आज दिन भर धूप नहीं निकली थी। ठंड के कारण किशन लाल जी अंगीठी के पास बैठे बैठे आंच सेक रहे थे। आज उनके मन में कुछ अलग तरह के विचार आ रहे हैं। वह मन ही मन में अपने दोनों बेटों के बारे में सोचते हैं। वह अपने दोनों बेटों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर अब तक संघर्ष किया है। अब बेटों की शादी हो चुकी थी। उनकी बहुएं सुशील, पढ़ी लिखी, सुंदर थी। दोनों बेटों के एक एक बेटा हो चुका था। वह अपने दोनों पोतों के साथ खेलते कूदते खुश रहते हैं। वह अभी कुछ सोच ही रहे थे, तभी बड़ी बहू की आवाज़ से उनकी तिंद्रा टूटती है। वो देखते हैं कि उनकी बड़ी बहू चाय लेकर उनके पास खड़ी है और उन्हें बड़ी देर से बाबूजी बाबूजी की आवाज़ लगा रही थी। किशन लाल जी चाय लेते हैं और उसे पीने लगते हैं। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उनका हाल चाल पूछने उनके घर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से विधायक जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो घर से बाहर नहीं गए थे। किशन लाल विधायक अपनी बड़ी बहू को आवाज़ देते हैं कि बहू कुछ चाय और बना लो। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही बड़ी बहू चाय के साथ मठरी भी लेकर आती है और सभी लोग मठरी और चाय का आनंद लेते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कब रात के 10 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। जैसे ही एक बुजुर्ग की नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई तो उसने कहा, किशन लाल जी, अब आप हमें आज्ञा दे चलने की। काफ़ी समय हम लोगों ने आपका ले लिया है। इस पर विधायक किशन लाल जी ने कहा, कोई बात नहीं, आजकल कहाँ किसी के पास इतना वक्त है, कहीं किसी के पास बैठने का। आप लोगों के यहाँ आने के लिए और मेरे लिए इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किशन लाल जी सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। किशन लाल जी अब बूढ़े हो चुके हैं। शायद उन्हें अब यह लगने लगा कि वो इस दुनिया से अलविदा देने वाले हैं। सभी के जाने के बाद उनके बेटे किशन लाल जी के पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी विधायक जी ने अपने दोनों बेटों से कहा कि बच्चों, अब चंद दिनों का ही मैं मेहमान हूँ। तुम्हारा और मेरा साथ अब और ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम दोनों भाई जैसे अब तक राम और लक्ष्मण की तरह रहते आए हो, ऐसे वैसे आगे भी तुम्हारा प्यार बना रहे। तुम दोनों के बीच में कभी भी किसी बात को लेकर आपस में मतभेद ना हो। इसलिए मेरी सारी संपत्ति का आधा बंटवारा तुम दोनों भाई मेरे सामने ही कर लो। पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं और पिता के पास आकर उनके दोनों हाथ पकड़ रोने लगे। और रोते हुए बड़ा बेटा रमेश कहने लगा कि पिताजी, आपने हमें बचपन से लेकर आज तक माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी, और आज आप भी हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। पिताजी, हम लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को गले लगाते हुए विधायक किशन लाल जी ने कहा, बेटा, यह तो प्रकृति का नियम है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। पहले मैं भी यही समझता था कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं दोनों बेटों की परवरिश अच्छे से कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मुझे जीने का साहस देती रही और आज मेरे दोनों बेटे बहुत ही होशियार हो गए हैं। अब मैं आराम से जाकर तुम्हारी माँ से कह सकूँगा
कि मैंने तुम्हारे दोनों बेटे बहू और दोनों पोतों को हंसते खेलते छोड़ के आया हूँ। इसीलिए मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम दोनों भाई मेरे सामने ही सारी संपत्ति को 2 हिस्सों में अभी बांट लो। पिता को बार बार जिद करता देख दोनों भाई ने कहा, पिताजी, अगर आपकी इच्छा यही है तो आप ही बंटवारा कर दीजिए। आप जिसको जो दे वह हम स्वीकार कर लेंगे। पिता ने दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दी और दोनों बेटों ने उसे ले लिया। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोनों भाई पिता को दवा देकर उनके पास बैठकर देश विदेश की बात करते हैं। इस प्रकार बात करते करते काफी रात हो जाती है। पिताजी ने दोनों बेटों को कहा, जाओ अब तुम लोग भी सो जाओ, सुबह अपने अपने काम पर भी तो जाना है। इसके बाद पिता के पैर छूकर दोनों बेटे अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जब बड़ा बेटा पिताजी के कमरे में उनके पास आता है तो देखता है कि पिताजी के हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे, उनका शरीर ठंडा हो चुका है और वह अपना शरीर छोड़कर जा चुके हैं। रमेश पिताजी को इस हालत में देखकर उनसे चिपक कर जोर जोर से रोने लगता है। बड़े बेटे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर उनका सारा परिवार इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर में कई पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोस के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों ने दोनों बेटों को दिलासा दिया और आगे क्रियाक्रम की तैयारी करने को कहा। दोनों बेटों ने मिलकर पिता के अंतिम विदाई की तैयारी कर नम आंखों से विदाई दी। 15 दिनों तक शोक चलता रहा। अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे व्यतीत होने लगी। पिताजी के गुजर जाने के कुछ दिनों बाद छोटे बेटे उमेश की पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों ना हम लोग अपने गांव की संपत्ति को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लेते हैं और शहर में रहने से सोनू की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। उमेश ने कहा कि इसके लिए बड़े भैया से भी पूछना पड़ेगा। इस पर पत्नी ने तुनक कर कहा कि बड़े भाई क्यों चाहेंगे कि आपका बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े। वह तो यही चाहेंगे कि हमारा सोनू भी उनके बेटे मोहन की तरह गांव के छोटे स्कूल में पढ़े। सोनू को भी गांव का स्कूल पसंद नहीं है। आज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके बेटे भी शहर में पढ़ रहे हैं और हम लोग इतने बड़े विधायक के बेटे बहू होते हुए भी अपने बच्चों को शहर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस प्रकार पत्नी और बेटे की जिद को देखकर उमेश ने कहा, ठीक है, कल सुबह बड़े भैया से बात करके देखते हैं। अगर वह कहेंगे तभी शहर चलने की सोचेंगे। इतना कहकर वह सो गया। सुबह जब उठा तो पत्नी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। उमेश कमरे से निकलकर बड़े भाई के पास जाकर बैठ जाता है और बहुत ही संकोच के साथ भाई से पत्नी वाली बात कह देता है। रमेश छोटे भाई की बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर सोनू का मन शहर के स्कूल में पढ़ने का है तो उसे शहर में अवश्य पढ़ाएंगे। छोटे भाई ने कहा कि लेकिन मेरे हिस्से की जमीन जायदाद इतनी जल्दी कैसे बिक पाएगी और इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे हो पाएगा। इस पर बड़े भाई ने कहा, अरे पगले, सोनू को पढ़ाने के लिए पूर्वजों की संपत्ति बेचने की क्या आवश्यकता है। सोनू को तो हम दोनों भाई मिलकर शहर में पढ़ा ही सकते हैं। इतने में उमेश की पत्नी बोल उठी, भाई साहब, हम लोग सोच रहे हैं कि शहर में ही जाकर बस जाएं। जब यहाँ रहना ही नहीं है तो यहाँ संपत्ति रखने का क्या फ़ायदा। बड़े भाई को अब सब समझ में आ गया कि अब कुछ भी समझाने से कोई भी फ़ायदा नहीं। इन लोगों ने शहर जाने का मन पूरी तरह से बना लिया है। उसने उमेश से कहा कि आज जरा गांव में जाकर ज़मीन के भाव पूछ आना कि इस समय गांव की ज़मीन के क्या भाव चल रहे हैं, लेकिन यह किसी से मत बताना कि तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बड़े भाई ने कहा था। उसने जाकर गांव में कई लोगों से ज़मीन के भाव पूछे और घर वापस आ गया और घर आकर पत्नी को सारी बातें बता दी।
उसकी पत्नी ने तुरंत पेन और कागज लेकर अपने हिस्से की पूरी संपत्ति का हिसाब लगा लिया और पति को बताया कि हमारी पूरी संपत्ति लगभग 50 लाख की है। अगर हमें 50 लाख रुपए मिल गए तो इससे हम शहर में अच्छा मकान भी ले लेंगे और सोनू की पढ़ाई भी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो जाएगी। रात में जब बड़ा भाई घर पर आया तो छोटे भाई और उसकी पत्नी को बुलाया और पूछा कि जमीन के भाव का पता लगा लिया। इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता कि उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी और कहने लगी कि भाई साहब, हमारे हिस्से की पूरी संपत्ति 50 लाख रुपए की है। हमने पूरा हिसाब लगा लिया है। बड़े भाई ने कहा कि आप लोग बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में गया और रुपयों से भरा बैग लेकर बाहर निकला और छोटे भाई को रुपयों से भरा बैग पकड़ाते हुए कहा कि गिनती कर लेना, पूरे 50 लाख है। छोटे भाई ने कहा कि भैया, अभी जमीन की रजिस्ट्री तो किया ही नहीं, तो यह पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारी भाभी के गहने थे, कुछ मेरे पास थे और कुछ लोगों से कर्ज ले लिया। भाई, तुझे शहर भी तो जल्दी जाना है। अगर लेट हो जाएगा तो सोनू का दाखिला भी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे पैसों का इंतजाम कर लिया। रही बात रजिस्ट्री की, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्री में भी रुपये क्यों बर्बाद किया जाए? अगर तुम्हारी इच्छा है तो स्टैम्प या किसी सादे कागज पे जो लिखना चाहे लिखकर अपनी भाभी को दे देना। छोटे भाई ने कहा कि भैया, यह तो गलत बात है, आप रजिस्ट्री जरूर करवा लो। रही बात रुपयों की, तो इन्हीं रुपयों में से रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने कहा है तुम उतना ही करो। उमेश ने अगले दिन कचहरी से एक स्टाम्प पेपर लाकर सब कुछ उसमें लिखकर अपनी और अपनी पत्नी और बेटे सभी के हस्ताक्षर कर स्टैम्प पेपर भाभी को देकर शहर चला गया। उमेश ने शहर में आकर एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा सा मकान खरीद लिया और सोनू का नाम भी एक अच्छे स्कूल में लिखा दिया। खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करने लगा। अब उसकी जिंदगी खूब ऐशो आराम से बीतने लगी। इस तरह कई वर्ष बीत गए, 3 साल हो गए, उसका कोई अता पता नहीं मिलता है और सोनू को भी देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, उसके बड़े भाई की। और इस समय गर्मी भी बहुत है, इस बहाने थोड़ा समय भी उमेश के घर पर बीत जाएगा, फिर ट्रेन से गांव वापस चला जाऊंगा। यही सब सोचकर रमेश अपने छोटे भाई के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि इतनी देर का घर से निकला हुआ हूँ, कहीं पानी का एक गिलास भी नहीं पिया। जैसे ही वह उमेश के घर के पास पहुँचने वाला था, उमेश की पत्नी ने उसे दूर सड़क पर से ही आते देख लिया और अपने मन में ही कहा कि अरे बड़े भैया, यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं इस वर्ष बारिश कम हुई है और फसलें सब सूख गई हैं, इसलिए परेशान हो गए और हमारे पास कुछ मांगने के लिए आए होंगे। वह जल्दी जल्दी अपने घर में घुस गई और अपने बेटे सोनू से सारी बात बताई कि बड़े भैया आ रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ मांगने आए होंगे। चलो चुपचाप सब सो जाते हैं, हम लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे तथा थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाकर वापस गांव लौट जाएंगे। थोड़ी देर में रमेश अपने छोटे भाई के मकान के पास आकर दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और सोनू सोनू पुकारते पुकारते उसका गला भी सूख रहा था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी की आवाज़ अंदर से नहीं आई।
और ना ही कोई दरवाज़ा खोलने आता है। तो बड़े भाई ने सोचा कि शायद सभी लोग इस समय सो रहे होंगे, नहीं तो अब तक सोनू दौड़कर मेरे पास आ जाता। मैं ही गलत समय पर आ गया हूँ। इस समय उन्हें सोते में उठाना ठीक नहीं। तभी उसकी नज़र गली के अंदर लगे पंप पर जाती है। पंप से अपनी प्यास बुझाई और गांव वापस चला गया। रात जब उमेश कंपनी से घर आया तो सोनू उसे खूब मज़े लेकर सारी बातें बताने लगा कि आज ताऊ जी घर पर आए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैंने और मम्मी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला और वह काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाए और उसके बाद गांव वापस चले गए। इतना सुनकर उमेश अपनी पत्नी और बच्चे के ऊपर चिल्ला उठा कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, बड़े भैया बाहर से पुकारते रहे और तुम लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। पत्नी भी उल्टा पति के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि गांव में पड़े रहने के लिए हम लोगों ने तो नहीं कहा था। वो लोग अपनी खुशी से गांव में हैं तो कष्ट भी अकेले भोगते, हमें कष्ट देने क्यों शहर में आ गए। हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम सभी की मदद करते रहें। उमेश खून का घूंट पीकर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और इधर माँ बेटे भी अपने कमरे में सोने चले गए। इस प्रकार समय बीतता गया। अब तो सोनू की शादी भी हो चुकी है और उसे एक बेटी भी है। सभी उसे प्यार से पीहू बुलाते हैं। उमेश भी अब स्वास्थ्य की वजह से कंपनी जाना बंद कर देता है। सोनू अब इस कंपनी का सीईओ है जिसका उमेश मैनेजर हुआ करता था। अब सब कुछ बदल चुका है, जो अब भी पुराना है और वह भी अब ओल्ड फैशन का हो चुका है। सोनू की पत्नी बार बार नया मकान लेने की जिद करती है। सोनू ने एक दिन पत्नी की बात से तंग आकर नया मकान लेने का विचार करके अपने पिताजी और माताजी के पास गया। कहने लगा कि पिताजी यह मकान छोटा पड़ रहा है, क्यों ना हम लोग अब यह घर बेचकर एक बड़ा मकान ले लेते हैं और इस मकान को बेचने से कुछ रुपए मिल जाएंगे और जो कुछ कम पड़ेंगे वो मैं अपने पास से चुका दूंगा। माता पिता ने बेटे की बात मान ली और कहा कि बेटा रहना तो तुम ही लोगों को है, हम लोगों का समय तो पूरा हो ही रहा है, तुम जैसा चाहे वैसा करो। पिता की सहमति मिलते ही सोनू तुरंत एक नया मकान बुक करवा दिया और बहुत जल्द पुराने मकान को बेचकर नए मकान में प्रवेश कर लिया। उमेश और उसकी पत्नी जब नए मकान में पहुंचे तो उनकी बहू और पोती ने नए घर का एक कमरा दिखाना शुरू किया और सभी कमरों में क्या रहेगा वह भी बताए जा रहे थे। जब सारा मकान दिखा दिया तो दादी माँ ने कहा, बेटा आपने सारा मकान तो दिखा दिया लेकिन यह नहीं बताया कि तुम्हारे दादा और दादी का कमरा कौन सा है। यह सुनते ही पीहू तुरंत बोल पड़ी कि आप लोगों के लिए तो मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा घर देखा है जिसमें ढेर सारे कमरे हैं और उसमें सभी के दादा दादी रहते हैं। मेरे एक दोस्त के भी दादा दादी वहीं पर रहते हैं। हम लोग कल ही वहां गए थे आप लोगों के लिए नया मकान देखने। पीहू के इतना कहते ही पीहू की मम्मी का सर शर्म से नीचे झुक गया। अब वह अपने ससुर और सासू माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसकी खींच मिटाने के लिए वह पीहू को पीटते हुए दूसरे कमरे में लेकर चली गई। उमेश और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मन ही मन अपने आप को दिलासा देने लगते हैं। उनकी दशा ऐसी हो चुकी थी जैसे काटो तो खून नहीं। उनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। किसी तरह दिन तो बीत गया। रात में दोनों की इच्छा जी भर कर रोने की कर रही थी, लेकिन पत्नी शर्म के कारण पति के सामने नहीं रो पा रही थी और पति गुस्से के कारण। अंत में उमेश ने अपने आप को समझाते हुए पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने किए की याद आ रही होगी। अब स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कल सुबह होते ही घर से चलने की तैयारी कर लो। सुबह होते ही अपने आप निकल चलते हैं, नहीं तो बहू और बेटा चुपचाप छोड़ आएंगे तो ज़्यादा अपमानजनक होगा।
इतना कहकर उमेश दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। रात भर दोनों सोने का नाटक करते रहे, लेकिन रात भर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो गए। उमेश ने बेटे के साथ चाय पीते हुए बेटे से कहा कि सोनू, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन पड़ोस वाले गुप्ता जी इस समय जहाँ पर रह रहे हैं उनके पास घूम आते हैं। सुना है कि वहाँ पर लोगों की बहुत सेवा होती है और उन लोगों को वहाँ बहुत सारी सुविधा दी जाती हैं। बेटा तू भी ले चल, कुछ दिनों के लिए हमें वहाँ छोड़ दे। इतना सुनते ही बेटा और बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बिना मांगे ही ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है। सोनू ने पत्नी से कहा कि जल्दी से माँ और पिता के लिए भोजन तैयार कर दो। मैं ऑफिस जाते वक्त इन लोगों को गुप्ता जी वाले वृद्ध आश्रम में कुछ दिनों के लिए छोड़ आऊँगा। पत्नी भी खुश होकर भोजन में कई तरह की चीज बना कर ले आई और घर में इतनी खुशी का माहौल था। एवं आज बहुत दिनों बाद खाने में इतना स्वादिष्ट मिला था। लोगों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद सोनू चौराहे से जाकर एक ऑटो बुक कर लेता है और माँ और पिताजी से कहता है कि आज मुझे किसी काम से दिल्ली जाना है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊँगा। आप लोगों को छोड़ने इस ऑटो वाले को सब कुछ समझा दिया है। यह आप लोगों को गुप्ता जी वाले वृद्ध आश्रम में छोड़ आएगा। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इस ऑटो से चले जाएंगे। इतना कहकर वो लोग ऑटो में जाकर बैठ गए। तुरंत बहू बैग उठाकर ऑटो के अंदर रख दिया और माँ और पिता के पैर भी छूकर कहा कि हम लोग आप लोगों से बहुत जल्द मिलने आएंगे। बेटे ने कहा कि दिल्ली से लौटते ही मैं आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा। सोहन और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। वह लोग बार बार पीहू को प्यार कर रहे थे। उनके इस व्यवहार से स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी इच्छा वृद्ध आश्रम में जाने की बिल्कुल भी नहीं थी, किंतु वह लोग मजबूर थे। जाने से पहले दादा दादी ने अपनी पोती को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात ऑटो वाले ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और वृद्ध आश्रम के लिए चल दिया। घर से कुछ दूर निकलने पर दोनों पति पत्नी एक बार फिर अपने दुख को याद करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद ऑटो के बंद होते ही दोनों अपनी यादों की दुनिया से बाहर आते हैं और उमेश कहता है कि भाई आ गया क्या वृद्ध आश्रम? ड्राइवर ने जवाब दिया, जी साहब आ गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ऑटो से उतरकर वृद्ध आश्रम के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। ड्राइवर भी बैग लेकर दोनों को रिसेप्शन तक छोड़ने आता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी से विदा लेकर वह बड़बड़ाते हुए कहता है कि क्या जमाना आ गया है, कैसे बेटे बहू हैं, और वहां से चला जाता है। उमेश और उसकी पत्नी जब रिसेप्शन पर पहुंचे और उन्होंने अपना नाम बताया तो रिसेप्शन वाले ने तुरंत जवाब दिया, जी अंकल जी, आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ है, आप लोग अंदर चले जाइए, वहां आपको सब कुछ सही से बता दिया जाएगा। दोनों पति पत्नी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कुछ कहना चाहकर भी एक दूसरे को कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसके कुछ देर बाद वृद्ध आश्रम के इंचार्ज आ गए। उन्होंने दोनों का वृद्ध आश्रम के अंदर स्वागत किया और वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं की जानकारी दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने रूम की ओर चल दिए। इस प्रकार उमेश और उसकी पत्नी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया था। सोनू और उसकी पत्नी ने आज तक अपने वृद्ध माँ बाप की कोई खबर नहीं ली। एक दिन वृद्ध आश्रम के सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे। सभी लोग आपस में खुश होकर कुछ बातें कर रहे थे। उमेश ने सब लोगों को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि आज सभी लोग इतना खुश क्यों हैं। इस पर उसने कहा कि कल एक बड़े सेठ के पिताजी का जन्मदिन है।
वह सेठ पिछले कई वर्षों से इस वृद्ध आश्रम में आकर अपने पिता के हाथों एक एक डिब्बा मिठाई एवं सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ उपहार अवश्य देते हैं। वही सेठ और उनके पिता कल फिर इस वृद्ध आश्रम में आ रहे हैं, इसलिए सभी इतने खुश हैं कि पूरे वर्ष में एक बार हम लोगों को महंगी मिठाइयाँ खाने का मौका नसीब होता है। इतना सुनकर उमेश के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से अपने बेटे सोनू के बारे में सोचने लगता है। दूसरे दिन सभी वृद्ध आश्रम के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह 10 बजे ही वह बड़ा सेठ और उनके पिता एक बहुत बड़ी गाड़ी में ढेर सारी मिठाई के डिब्बे और गिफ्ट लेकर आ गए और वह लोग सबसे पहले वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी से राम राम कहकर बहुत ही विनम्रता पूर्वक मिठाई और गिफ्ट का पैकेट देने लगे। कमरे के सभी लोगों को मिठाई बांटने के बाद जब वह लोग दूसरे वाले कमरे में आते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात उमेश से होती है। रमेश ने जैसे ही उससे राम राम कह के मिठाई एवं गिफ्ट का पैकेट पकड़ाने लगा, उमेश आवाज़ सुनकर चौंक उठता है और उसकी इच्छा इस समय जमीन में गड़ जाने की हो रही थी। सेठ के पिता के आंखों से आंसू बहने लगे। वह बड़ा सेठ भी पिता के साथ साथ जोर जोर से रोता जा रहा था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद उसका सगा चाचा था। बड़े भाई ने रोते हुए उमेश को अपने गले से लगा लिया और कहा कि उमेश तू यहाँ पर है, तूने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे पगले, तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपने बड़े भाई को एक बार याद कर लेता। अरे तेरा गांव में सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा तू छोड़कर आया था। तेरे हिस्से की जमीन, खेत, घर सब आज पर भी तेरा ही नाम है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक आज इस हालत में है। इतना सुनते ही उमेश अपने बड़े भाई से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगा। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोता देखकर पूरे वृद्ध आश्रम के लोगों के आंखों से आंसू आ गए। काफ़ी देर बाद दोनों भाई नॉर्मल होते हैं। इसके बाद शेष लोगों को गिफ्ट और मिठाई उमेश और उसकी पत्नी के हाथ से बंटवाता है। उमेश की पत्नी, जो किसी से नज़र नहीं मिला पा रही थी, कुछ दूर जाकर अकेले में बैठकर रोने लगती है। मोहन उसके पास मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और कहता है कि चाची, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बहुत दिन हो गए आपके हाथों से कुछ खाए हुए। आज एक बार फिर मुझे अपने हाथों से मिठाई खिला दो ना। इतना सुनते ही उसकी चाची मोहन को गले लगाकर और तेजी से रोने लगती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि आज अपनी सारी गलतियों को इन्हीं आंसुओं से धो देना चाहती है। इसके बाद मोहन चाचा चाची के हाथ से मिठाई खाता है और अपने हाथ से उन दोनों को मिठाई खिलाता है। दोनों लोग खाते खाते रोते जा रहे थे। उधर दोनों भाइयों की हालत भी इसी तरह की थी। वह दोनों भाई भी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और दोनों रोते भी जा रहे थे। दो भाइयों का ऐसा प्रेम देखकर वृद्ध आश्रम के सभी लोग भावुक होकर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया में एक भाई ऐसा भी है। इस प्रकार मिठाई खाने के बाद रमेश ने अपने बेटे से कहा कि जाओ चाचा चाची के बैग उठाकर ले आओ और जो भी वृद्ध आश्रम की कागजी कार्रवाई हो उसे पूरा करो। मोहन तुरंत जाकर वृद्ध आश्रम की कार्रवाई पूर्ण कर चाचा चाची के बैग लाता है और उन्हें गाड़ी में रखवा देता है। उमेश और उसकी पत्नी शाम की वजह से अब गांव नहीं जाना चाहते, लेकिन उमेश के लिए बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना था। वह चाहकर भी बड़े भाई की बात को नहीं काट सकता और बड़े भाई के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया और सभी लोग गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर उमेश देखता है कि वहां अब भी उसका कमरा, एक उसका सामान
सामान जैसा छोड़कर गया था वहीं पर वैसा ही रखा हुआ है। वह देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़े प्यार से इनकी देखभाल करता रहा है। घर पहुंचते ही उसकी भाभी, मोहन की पत्नी और बच्चों ने इस सम्मान के साथ वेलकम किया कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये लोग उनसे कभी दूर हुए ही नहीं थे, वरना हम लोग इससे दूर हो गए थे। उन लोगों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर उमेश और उसकी पत्नी हैरान थे और मन ही मन शर्मिंदा भी हो रहे थे। सभी लोगों से इतना प्यार इस प्रकार पाकर उन लोगों का जीवन एक बार पुनः खुशियों से महकने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे लगभग कई साल बीत गए। एक दिन रमेश अपने बेटे के साथ अस्पताल में अपना रूटीन जांच करने गया हुआ था। अस्पताल के अंदर जाते ही वह लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी गोद में एक लड़की है, वह एक औरत के साथ डॉक्टर के पास कुछ गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछ रहा था और डॉक्टर उसे मना करते हुए अपने कैबिन में चला गया। अस्पताल का स्टाफ उस व्यक्ति को पकड़कर गेट के बाहर की तरफ ला रहे थे। रमेश से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ है इस बच्चे को। जैसे ही उस व्यक्ति एवं रमेश का चेहरा एक दूसरे की तरफ मुड़ता है तो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रमेश कहता है, सोनू बेटा तुम? सोनू रमेश के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि ताऊ जी मेरी बेटी को बचा लो, इसके दिल में छेद है, आज ही इसका ऑपरेशन होना है। मेरे पास कुछ रुपये कम हैं, इसलिए डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। रमेश ने सोनू को शांत करते हुए कहा कि चुप हो जा, अभी हम लोग डॉक्टर से बात करके इसके ऑपरेशन का इंतजाम करते हैं। और सभी लोग डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल देते हैं। डॉक्टर के कैबिन में जाते ही डॉक्टर अपनी सीट पर से उठकर कहता है कि आइए सर। इस पर मोहन कहता है कि डॉक्टर साहब पहले आप मेरी भतीजी के ऑपरेशन का तुरंत इंतजाम कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सर यह आपकी भतीजी है? इस पर मोहन कहता है कि परिचय का काम बाद में होगा, पहले आप ऑपरेशन की व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर तुरंत अपने सहायक को बुलाकर पीहू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पूरी तैयारी करने को कहता है और खुद अन्य डॉक्टर को तुरंत अस्पताल में आने के लिए फ़ोन करने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी डॉक्टर आ जाते हैं और लगभग 2 घंटे तक पीहू का ऑपरेशन चलता है। कुछ देर में वह डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलता है और सभी को ऑपरेशन सफल होने की खुशखबरी सुनाता है। सोनू और उसकी पत्नी एक बार फिर अपने ताऊ और बड़े भाई के पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। रमेश पूछता है कि सोनू बेटा, तुम तो एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ थे, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई? सोनू बताता है कि कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होने के कारण वह बंद हो गई और मकान का लोन न चुकाने के कारण घर भी बिक गया और हम लोग सड़क पर आ गए और यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम लोगों ने माँ और पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्हें ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। उन लोगों के घर से जाते ही हम लोगों को एक साथ कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा और अंत में आज इस स्थिति पर आ गए। हम लोगों को माफ़ कर दो, हम लोग अपने सुख के चक्कर में अंधे हो गए थे। आज माँ और पिताजी पता नहीं वृद्ध आश्रम में किस हाल में होंगे। हम लोग कभी उनका हाल जानने भी उनके पास तक नहीं गए। उन्हीं कर्मों का फल आज हम लोग भुगत रहे हैं। इतना बोलकर सोनू फूट फूट कर रोने लगा। रमेश ने कहा, तुमने बहुत गलत किया है अपने माँ बाप के साथ, लेकिन तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारा पाप कुछ कम अवश्य हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पीहू को भी होश आ गया। पीहू के चाचा ने अपनी भतीजी पीहू से कहा कि बेटा, अब हम लोग गांव जा रहे हैं, मैं तुम्हारा हाल चाल लेने आता रहूँगा। जिस दिन पीहू डिस्चार्ज होगी उस दिन पुनः आऊँगा। इतना कहकर वह लोग गांव वापस चले जाते हैं।
अस्पताल से डिस्चार्ज होती है पीहू तो रमेश फिर आता है और सोनू और उसकी पत्नी को गांव चलने के लिए कहता है। सोनू कहता है कि तुम जाओ, गांव में तो हमारा अब कुछ भी नहीं है, वहाँ का सब कुछ तो हम लोगों ने काफ़ी पहले बेच दिया है, अब किस मुंह से गांव चले। रमेश कहता है, सोनू तू अब भी हम लोगों को पराया समझता है, मैं तो हमेशा से तुझे अपने मोहन से बढ़कर मानता आया हूँ। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? इतनी बात सुनकर सोनू अपने ताऊ से लिपट कर रोने लगता है और कहता है कि ताऊ हम लोग बहुत गलत थे, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। एक आप हो जो हम लोगों के द्वारा इतना गलत व्यवहार करने के पश्चात भी आप हमें अपना मानते हो। रमेश कहता है कि चुप हो जाओ और चलो गाड़ी में बैठो। सभी लोग गाड़ी में बैठकर गांव आ जाते हैं। गांव में पहुंचकर सोनू देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने माँ बाप से नज़र नहीं मिला पाता। रमेश कहता है कि आओ अपने माँ पिता के पैर छूकर अपने किए की माफ़ी मांगो। इस पर उमेश कहता है कि इसे मेरे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जानता कि यह लोग कौन हैं। इसके बाद मोहन पीहू को गोदी में लेकर जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उमेश और उसकी पत्नी पीहू की यह हालत देखकर स्वयं को रोक नहीं पाते और सब कुछ भूलकर पीहू के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ पीहू बेटा तुझे। इस पर पीहू अपने दादा और दादी को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मेरे दिल में छेद था जिसका ऑपरेशन हुआ है, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमेश उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि उमेश सोनू को माफ़ कर दो, वह अपने किए पर शर्मिंदा है। भगवान ने तुम्हारे घर से जाने के बाद उसे बहुत दंड दिया है, अब तुम उसे दंड मत दो। उमेश कहता है कि भैया अगर आपने सोनू को माफ़ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ इससे नाराज़ होने वाला। इतना सुनते ही सोनू और उसकी पत्नी रमेश और उमेश के पैर पकड़कर बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनको इस तरह रोता देखकर पूरा घर आंसुओं में डूब जाता है। आज रमेश भी मन ही मन बहुत खुश था, उसे बहुत अधिक आत्मा को संतुष्टि हो रही थी। आज उसने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया और पूरा परिवार को दोबारा एक कर दिया। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।